आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, जिन लोगों का फीस पेड है वह ऐप का एक्सेस ले लीजिएगा, क्योंकि जितने वीडियोस आपको देखने हैं वो ऐप एक बार आप एक्सेस ले लें, उसके बाद ही अपन बात करेंगे। ठीक है, जिनके पास हैं वो इंतजार करें, अभी बाकी सारे बच्चे एक बार एक्सेस ले लें, उसके बाद अपन बात करेंगे। गिव मी 3 to 4 days, जिनका भी फीस ड्यू है एक बार वो पे हो जाए, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि किस तरह से आपको वीडियो कवर करना है और किसको कैसे कंप्लीट करना है। अगर कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी पहले से वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो फिर वो जानते हैं उन्हें कैसे करना है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट हाँ, जिन्होंने शुरू नहीं किया है उन पर बात करेंगे अपन। चलिए, लास्ट लेक्चर तक बताइए क्या बातचीत हो गई। एक बेसिक बात हम कंप्लीट कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक चैप्टर हमें शुरू करना है। ठीक है, और उससे पहले बेसिक बातें हम ये कर लिए कि लॉ क्या होता है। तो लॉ इज नथिंग बट बेसिकली विल ऑफ लेजिस्लेचर। लॉ इज नथिंग बट विल ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जो भी लॉ बनाने वाला चाहता है वह लॉ बनाकर आप लोगों से करवाता है। ठीक है, अब ये लॉ अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है तो डेफिनेटली ये सुप्रीम लेजिस्लेशन ही होगा, जिसे हमने कहा एक्ट। पर पार्लियामेंट कई बार ऐसा पावर खुद एक्सरसाइज नहीं कर पाती और फॉर द सेम पर्पस वो काम क्या करती है, अपना पावर किसी को डेलीगेट कर देती है। और अगर इस तरह से पार्लियामेंट ने किसी को अपना पावर डेलीगेट किया है, ठीक है, चाहे वह गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई रेगुलेटर हो, एज द केस मे बी, तो इस डेलीगेटेड अथॉरिटी ने जिस तरह से उसे एक्सरसाइज किया और ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस बनाए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सुप्रीम लेजिस्लेशन हमेशा एक्ट होता है और रूल्स रेगुलेशंस हमेशा क्या होते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये आगे भी कई बार आएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन हाँ, तो जब भी कोई रेगुलेटर या गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वह कुछ पावर को एक्सरसाइज करके बनाएगी, और ये पावर्स उन्हें कौन देता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब पावर को एक्सरसाइज करके हम कोई लॉ बनाते हैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटर, तो वो लॉ क्या कहलाते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाते हैं। ये बेसिक बात मैंने कर ली थी आपसे। इसके अलावा निखिल राय, मनीष सिरवी, जानवी, हम लोगों ने और क्या बात कर ली, हेमंत नागर। तो मुझे कह देना चाहिए कि कोई भी लॉ जो बनाया जाता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, इधर इट इज अ प्राइवेट लॉ और इट इज अ पब्लिक लॉ। ठीक है, अ लॉ विच क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द पब्लिक और द सिटीजन और द पर्सन, दैट लॉ इज नोन एज पब्लिक लॉ। करेक्ट। और जो क्रिएट करता है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स, इट इज नोन एज प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो ऐसे कौन से लॉ हैं जो स्टेट से हमारा रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो समस्त क्रिमिनल लॉज। द रीजन बिहाइंड क्रिमिनल लॉ, जब भी हम कोई ऑफेंस करते हैं तो इट इज ऑफेंस इज अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट बिकम्स अ पार्टी। तो हमारा और किसका रिलेशन बन रहा है, स्टेट का रिलेशन बन रहा है। इसलिए आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं, दे ऑल आर पब्लिक लॉज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेफिनेटली, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, ये आगे एक चैप्टर है आपको स्पेसिफिकली जो हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी के लिए ये समझ लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी किसका पार्ट है बच्चों, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक पब्लिक लॉज। ठीक है, तो पब्लिक लॉ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज देख लिए और हमने क्रिमिनल लॉ देख लिए। तो इसका मतलब सर, कल जब आपने बताया था कि सिविल है, क्रिमिनल है, एक इंट्रोडक्शन है, तो हम ये भी पढ़ सकते हैं कि कुछ पब्लिक लॉ हमारे सिलेबस में और कुछ हमारे सिविल लॉज हमारे सिलेबस में है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर आप बाइफरकेशन करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लॉ का पार्ट है जो अपने जेआईजीएल में है।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ का पार्ट है, JIGL में है। और मुझे कहना चाहिए कि IPC, CRPC, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, सब क्रिमिनल से रिलेटेड भी हैं। तो ये सब किस में चले जाएंगे बच्चों? पब्लिक लॉज में। और सिविल लॉज कौन से हो गए? जो मुझ में और किस में रिलेशन क्रिएट करेंगे? किसी दूसरे पर्सन में, अदर देन द स्टेट। ठीक है, तो वो सिविल लॉज होंगे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे टॉर्ट्स, जैसे ट्रस्ट एक्ट, या फिर अपन बात करें प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है, फैमिली लॉज। तो ये दो लोगों में रिलेशन क्रिएट करते हैं और वो क्या कहलाएंगे? प्राइवेट लॉज कहलाएंगे। ये बातचीत हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको कह दिया कि वट एवर द लॉ इज, वेदर इट इज अ पब्लिक और प्राइवेट, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट्स एज वेल, कि भैया ये सिविल नेचर का है या ये क्रिमिनल नेचर का है। तो प्राइवेट लॉज आर जनरली ऑफ सिविल नेचर एंड पब्लिक लॉज आर ऑफ क्रिमिनल नेचर, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि इफेक्ट कैसे दिया जाएगा? तो अगर इफेक्ट एक्ट आने के बाद अगर दिया जाए तो ऐसे लॉ को हम प्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। पर वहीं जब जिस दिन एक्ट आए हैं उससे पहले के इवेंट्स पर भी अगर एप्लीकेबल हो जाएं तो उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। ठीक है, फिर अपन ने कहा कि वेदर द एक्ट विच हैज बीन इनेक्टेड इज अ सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ। जो एक्ट बनाया गया है वो सब्सटेंशियल लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, तो हमें कैसे डिसाइड करना है? ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस में राइट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं बच्चों, किसमें? अगर सब्सटेंस में राइट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं तो फिर आपका ये एक्ट क्या हो गया बच्चों? सब्सटेंटिव लॉ है। पर उस एक्ट में प्रोसीजर्स आती हैं जिसमें इन राइट्स को या लायबिलिटीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा या इन्फोर्स किया जाएगा, तो वो प्रोसीजरल लॉ होंगे। ठीक है, और एक और बाइफर्केशन किया होगा कि वेदर एन एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। कोई एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो ये कैसे पता चलता है? कि जिस सब्जेक्ट मैटर से वो एक्ट डील कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो एक्ट सफिशिएंट है, उसको किसी और मामले पर, किसी दूसरे एक्ट पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लॉ क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज एग्जॉस्टिव लॉ। जबकि कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर उसके दिए हुए कार्यों को या मामलों को इफेक्ट देने के लिए दैट एक्ट स्पेशली इज नॉट सफिशिएंट। जैसे ट्रांसफर अगर आपको प्रॉपर्टी का करना है तो मैंने बताया था कि टीपी एक्ट के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर स्टाम्प एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर टीपी एक्ट वुड नॉट बिकम एन एग्जॉस्टिव। ठीक है, पर कंपनीज को अगर रन करना है तो ध्यान रखिएगा कंपनीज एक्ट क्या है? सफिशिएंट है, तो फिर वो कंपनीज एक्ट क्या होगा? एग्जॉस्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को इस तरह से समझना पड़ेगा कि एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं। फिर कुछ और शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि अपन फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड कि इसी के बेसिस पर बाकी के लॉ बनते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ लैंड सोर्स ऑफ लॉ है, यहीं से पावर डेराइव होते हैं। तो सबसे मैंने कुछ कंटेंट आपको सबसे पहले डिस्कस किए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया होगा लॉ मेकिंग पावर, करेक्ट है। दो हेडिंग में डिवाइड किया होगा, एक होगा बच्चों ऑफ द लेजिस्लेचर, चेक करो, और दूसरा होगा बच्चों ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो शायद आप पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, करेक्ट, ट्रेड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और रीड्स तो मैंने कहा था मैं फंडामेंटल राइट्स में ही कवर कर दूंगा। बोलो यहां तक कोई? शवि भंडारी, पारुल, रायकवाड़, वरुण, कोई प्रश्न है तो पूछो बच्चों, करें शुरू। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ मेकिंग पावर देखने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? How many articles are there into Constitution of India? 395। क्या 395 कहना सही है? मतलब जैसे कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 470। ठीक है, तो किसी भी एक्ट में अगर मैं उसके नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करता हूं बच्चों, तो मैं उस समय की बात करता हूं जब लॉ बना था, when the law was enacted। उसके बाद तो कई अमेंडमेंट आते हैं, कई प्रोविजन हटा दिए जाते हैं, कई प्रोविजन एड ऑन कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जिस दिन लॉ बनता है उस दिन जितने भी सेक्शंस आर्टिकल्स होते हैं वही काउंट किए जाते हैं।
ठीक है, तो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड एंड केम इनटू फोर्स, मैं फोकस कर रहा हूं केम इनटू फोर्स पर, तो 26 ऑफ जनवरी 19, बहुत बढ़िया, 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कमेंस किया गया, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं, करेक्ट है। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल थे? तो देयर वर 395 आर्टिकल्स। ठीक है, अब हो सकता है कुछ आर्टिकल बढ़ा दिए गए हों, हो सकता है कुछ आर्टिकल घटा दिए गए हों, उसकी कैलकुलेशन कोई नहीं करता। जिस दिन लॉ बना था दोस्तों, उस दिन कितने आर्टिकल थे वही काउंट करते हैं, उसके बाद की पोजीशन हम काउंट नहीं करते। तो जैसे जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तो उस दिन उसमें 470 सेक्शन थे, बाद में 2-4 सेक्शन अपने हटा दिए, वो फिर फर्क नहीं पड़ता, बोले नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं 470, फिर गिनने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, 395 आर्टिकल्स विच वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? अरे बहुत बढ़िया, तुमको तो बहुत अच्छे से आता है। और कितने शेड्यूल्स? फिर से ओरिजिनल देवर 8 शेड्यूल्स, ओरिजिनल 8 शेड्यूल थे, बट लेटर ऑन इनको बढ़ाकर आज की तारीख में इट इज 12 शेड्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शेड्यूल कितने हैं। जब ओरिजिनल बना था तो देयर वर 8 शेड्यूल्स, और हमको फोकस ओरिजिनल पर करना है। आप चाहें प्रेजेंटली, आप चाहें तो लिख लें प्रेजेंटली 12, प्रेजेंटली 12 है, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था या इनफोर्स में आया था, उस दिन इतने ही थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां बातचीत कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट सुप्रीम लेजिस्लेशन, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो वो होगा ना जिसे लॉ मेकिंग अथॉरिटी पावर देगी और वो लॉ बनाएगा। तो पावर कौन दे सकता है, अपन उस पर फोकस कर रहे हैं। मतलब जो सुप्रीम लॉ बना सकता है वही अपना पावर डेलीगेट भी कर सकता है। तो अपन फोकस किस बात पे कर रहे हैं? सुप्रीम लेजिस्लेशन के पावर पर। ठीक है, तो इंडिया में ये लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? अगर इसकी बातचीत की जाए बच्चों, देखो क्या है कि जब आपसे पूछा जाए ना बच्चों, तब आप डेफिनेटली जवाब देना। अभी शांति है ना, कुछ समय के बाद मैं जरूर पूछूंगा प्रश्न, मतलब इस बात के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। नहीं, वो तो पूछना ही चाहिए, है ना। थोड़े दिन इंतजार करें आप, मतलब मौका दिया जाएगा आप सबको बोलने का, अभी थोड़े दिन गुजर जाने हैं। तो अभी आप पूछो मुझसे प्रश्न, आप जवाब मत दो, आप बस प्रश्न पूछो। ठीक है, तो लॉ मेकिंग पावर सुप्रीम लेजिस्लेशन, अगर आपके पास ये जवाब है कि बच्चों इट इज अ पार्लियामेंट, तो आपका जवाब अधूरा है। कंप्लीट होता तो मैं वैसे ही शाबाशी दे देता तुमको। ठीक है, जवाब अधूरा है। और अगर हमने ये कह भी दिया कि भैया इट इज अ गिवन टू द पार्लियामेंट, तो आपको उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी। आपको पता भी है कि ये कहां से डेराइव्ड हुआ है, आपको आर्टिकल बोलना पड़ेगा। तो कोशिश किया कीजिए कि अगर आप मेरी क्लास में जवाब दे रहे हैं तो फिर आर्टिकल सेक्शन बिल्कुल तड़ से बोल दिया करें कि इस सेक्शन में दिया हुआ है या इस आर्टिकल में दिया हुआ है। दिस इज वाई इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर वी आर सेइंग दिस। ठीक है, क्योंकि बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बात हम कर रहे हैं उसकी रीजनिंग तो हमें देनी पड़ेगी। कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, नो वन इज गोइंग टू, है ना। तो ये बात अपने को बहुत क्लियर रखनी है। तो जब मैं लॉ मेकिंग पावर की बात करता हूं, जो आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं, और वो कहता है कि लॉ कौन बनाता है?
पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है? लॉ मेकिंग पावर इंडिया में किसके पास है बच्चों? एक तो पार्लियामेंट के पास है और एक है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। इन दोनों के पास पावर है। और ये बात मैं मन से नहीं कह रहा, ये मैं बात कह रहा हूं आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग। सर हमारे सिलेबस में है? हाँ है, नोट्स में लिखा हुआ है, वो भी है। ठीक है, अभी यहां समझ लें, उसके बाद आपको बताता हूं नोट्स में कहां लिखा हुआ है। अब जब पार्लियामेंट अगर लॉ बनाने का पावर रखती है तो वो जो लॉ बनाएगी, ठीक है, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? मतलब जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दी है मान लो, तो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब वो किन किन जगह पर एप्लीकेबल होगा। अगर हम ये बात करें तो उनका कहना है पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ। करेक्ट? ये इसका क्या हो गया बच्चों? व्हाट इट वुड बी नोन एज, ये इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो गया। कि पार्लियामेंट ने अगर लॉ बनाए तो वो पूरे भारत के लिए भी बना सकती है और चाहे तो उसके किसी पार्ट के लिए भी बना सकती है। उसके पास चॉइस है, वह जैसा चाहे वैसा करे। बट ऑन द अदर हैंड अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बच्चों लॉ बनाए हैं तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल टू होल ऑफ द स्टेट और पार्ट देयर ऑफ के लिए बनेंगे बच्चों। मतलब इंडिया अगर के लिए लॉ बनाना है तो फिर पार्लियामेंट ही बनाएगी। बट अगर किसी स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो ध्यान रखिएगा फिर वहां पावर किसके पास लाई करेगा बच्चों? इट वुड लाई विद स्टेट लेजिस्लेचर, अगर किसी स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो। अब ये बात तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की हो गई कि भैया दो लोग लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए बना सकती है, उसके पार्ट के लिए बना सकती है, और स्टेट पूरे स्टेट के लिए बना सकता है या उसके पार्ट के लिए। मतलब एमपी अगर बना पाएगा तो सिर्फ किसके लिए बना पाएगा? एमपी के लिए, वो गुजरात के लिए नहीं बना सकता। बट पार्लियामेंट चाहे तो वो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र जिसके लिए चाहे उसके लिए बना सकती है, इवन पूरे भारत के लिए भी बना सकती है। तो ध्यान रखिएगा दिस वुड बी नोन एज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब एक खास बात और है, पार्लियामेंट को इस बात की भी छूट दी गई है कि आप ऐसे भी लॉ बना सकते हैं जिनका ऑपरेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, जिनका ऑपरेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एक इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर से कुछ पैसे कमाता है तो इनकम टैक्स कहता है कि भले ही आपने इंडिया के बाहर से पैसा कमाया, मतलब है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, बट उस पर टैक्स आपको कहां पे करना है? इंडिया में पे करना है। तो यस, पार्लियामेंट ऐसे लॉ भी बना सकती है जिनका जुरिस्डिक्शन क्या हो? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो, इवन आउट ऑफ इंडिया भी हो। अगर एक व्यक्ति ए है और ही कमिट्स अ मर्डर आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो इंडियन है, तो उसे इंडिया में क्या दी जाएगी बच्चों? सजा दी जा सकती है। अब ये प्रश्न मत पूछेगा कि सर इंडिया के बाहर अगर उसने कमिट किया तो वहां के लॉ में भी तो सजा दी जा सकती है। अब वो इंडियन पिनल कोड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर इंडिया के बाहर अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो आईपीसी कहता है कि यस, आपको इंडिया में भी उस बात की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉ भी बना सकता है बच्चों, even can make laws which are having extra territorial applicability पार्लियामेंट वैसे लॉ भी बना सकती है बच्चों जिनका एप्लीकेशन जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है।
अब चूंकि इंडिया में दो लोगों को लॉ बनाने के पावर दिए गए हैं, तो ये बात बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट कौन से मामलों पर लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कौन से मामलों पर। द रीजन बिहाइंड, इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जब कोई एक करता है तो फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही है सब कुछ। पर जब एक से चीजें दो होती हैं तो फिर काम अलग अलग करने पड़ते हैं। अगर मान लो रोहित सर ही फैकल्टी होते, कोई और फैकल्टी नहीं होती, तो फिर तुम्हें डाउट ही नहीं होता कंपनी लॉ कौन पढ़ाएंगे, रोहित सर। जेआईजीएल कौन पढ़ाएंगे, रोहित सर। एसबीसी कौन पढ़ाएंगे, रोहित सर। और अकाउंट्स एफएम कौन पढ़ाएंगे, रोहित सर। तो फिर वहां बांटने की जरूरत नहीं है। पर अगर जब फैकल्टियां एक से दो हो गई, अब श्रेयान सर भी आ गए और रोहित सर भी आ गए मान लो, तो फिर ये बताना क्लियर जरूरी होगा ना कि श्रेयान सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और रोहित सर कौन से। अगर मान लो फैकल्टियां तीन हो गई तो फिर उस समय ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि रोहित सर कौन से, श्रेयान सर कौन से, विनय सर कौन से, निखिल सर कौन से, या मनमित सर कौन से। तो जब आपने एक से ज्यादा अथॉरिटीज क्रिएट की है तो आपको उनके मैटर्स भी स्पेसिफिक करने पड़ेंगे कि कौन से मामलों पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी और कौन से मामलों पर लॉ बच्चों स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज समथिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। और ये बात अपने को कैसे पता चलती है, आर्टिकल 246 से। जो कौन सी बात करता है, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में है बच्चों, इट इज आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो कौन सी टेरिटरी पर एप्लीकेबल होगा। अब अपन आर्टिकल 246 में बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ये सीखेंगे कि अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है तो वो कौन से मैटर पर बना सकती है। करेक्ट है। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 246 में, वैसे तो चार बातें हैं पर अपन अभी तीन ही बात कर रहे हैं, एक और बाद में डिस्कस करेंगे। वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में, अब टोटल इनेक्टमेंट के समय तो 8 थे, बाद में कितने हो गए, 12। तो जो 7th शेड्यूल है द डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर, वो किससे डील करता है, सब्जेक्ट मैटर से। शेड्यूल 7, शायद ये हो सकता है आपने पढ़ा भी हो CSWD में कि शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट मैटर दिए हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल 7 में जो सब्जेक्ट मैटर हैं और कहां लिखे हुए हैं, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, या ऐसा लिखना चाहिए, पार्लियामेंट has exclusive jurisdiction on the matters as given in union list। इसे लिस्ट 1 भी कहते हैं बच्चों, what it is known as लिस्ट 1। सर ऐसे किस तरह के मैटर्स हैं, what type of matters are there into union list जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, पर पहले कौन से लिस्ट में कौन लॉ बना सकता है पहले वो कवर कर लें। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है उन मामलों को लेकर जो यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगेन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है on matters given in
स्टेट लिस्ट, करेक्ट। और ये कौन सी लिस्ट है बच्चों? लिस्ट 2, ठीक है। ये है लिस्ट 1, ये है लिस्ट 2। और तीसरा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर both may make law on the matters given in list 3, that is concurrent list. ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कही गई है आर्टिकल 246 में कि हनी जैन जो भी मामले यूनियन लिस्ट में हैं उस पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई और नहीं बना सकता। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन से मामले सेव कर दें? स्पेसिफिकली जो स्टेट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर है वह यूनियन के पास भी है और वो स्टेट के पास भी है। मतलब पार्लियामेंट भी बना सकते हैं लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि आखिर किस तरह के मैटर्स दिए होंगे किसमें? यूनियन लिस्ट में। अब वो सारे मैटर्स तो अपन याद करने से रहे, बट हां, किस लॉजिक के बेसिस पर उन्होंने क्या किया होगा बच्चों? इनको बाइफरकेट किया होगा कि यूनियन लिस्ट में कौन से मामले डालें, स्टेट लिस्ट में कौन से मामले डालें, या कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे कौन से मामले डालें, क्या लॉजिक रखें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैटर्स दैट वी वांट टू हैव यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया, ऐसे मामले जो पूरे या यूं कहूं पूर्ण रूप से पूरे भारत पर एक जैसे होने चाहिए, वो मामले हम कहां डाल देते हैं? यूनियन लिस्ट में। द रीजन बिहाइंड इज कि हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। पर ऐसे मैटर्स दोस्तों जो बेहतर तरीके से कंट्रोल स्टेट लेवल पर किए जा सकते हैं, यूनियन लेवल पर नहीं, वो उन्होंने कहां डाल दिए? स्टेट में। और ऐसे मामले जिन पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट का भी मतलब यूनियन का भी और स्टेट का भी, तो उन्होंने वो मैटर कहां डाल दिए? अब जैसे डिफेंस की बात करें, जैसे किसकी बात करें? डिफेंस। तो उन्होंने कहा कि डिफेंस पूरे भारत का कौन चलाएगा? यूनियन चलाएगी, पार्लियामेंट। हम सब हमारे हिसाब से निर्णय लेंगे, कंट्रोल किसका रहेगा? हमारा रहेगा। हम स्टेट टू स्टेट ये कंट्रोल नहीं देना चाहते। तो डिफेंस वुड फॉर्म पार्ट ऑफ, ठीक है। तो यहां कौन से मामले हैं? टू विच यूनिफॉर्मिटी is required, matters to which uniformity is required throughout India, वो कहां डाल दिए बच्चों? यूनियन लिस्ट में या लिस्ट 1 में। जब हम स्टेट लिस्ट की बात करें, matters which can be controlled better at local level, वो कहां लिख दिए? स्टेट लिस्ट। और जब हम कॉन्करेंट लिस्ट में आए तो हमने कहा कि यूनिफॉर्मिटी तो हम चाहते हैं, पर हम कंट्रोल कहां चाहते हैं? लोकल लेवल पर। तो हमने क्या कर दिया? उनको कॉन्करेंट में डाल दिया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है मतलब पार्लियामेंट, और कंट्रोल कहां पर जाएगा? लोकल लेवल पर, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो थर्ड का पर्पस क्या रखा बच्चों? यूनिफॉर्मिटी बट कंट्रोल एट लोकल लेवल। ऐसे मामलों को हमने
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बांट दिया। एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें बच्चों, तो डिफेंस किसका पार्ट है? यूनियन का। बट हेल्थ किसका पार्ट है? ठीक है। पुलिस स्टेट का, इसलिए एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, क्योंकि स्टेट स्टेट का अलग है। पर अपन आर्मी तो नहीं बोलते एमपी की आर्मी, गुजरात की आर्मी, वो तो इंडियन आर्मी। नाम बोलते ही अक्षय कुमार याद आ जाता है। वही मूवी बनाता है ना आर्मी पे आजकल, पहले सनी देओल बनाता था, है ना। अजय देवगन ने भी एक आध तो बनाई होगी। तो डिफेंस इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, वाइल हेल्थ या पुलिस या प्रिजन जेल, मध्य प्रदेश जेल, गुजरात जेल, तो ये प्रिजन भी बच्चों स्टेट का मामला है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्करेंट लिस्ट, तो एग्जांपल के लिए क्रिमिनल मैटर्स, इस पर स्टेट का भी है और पार्लियामेंट का भी है, दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स में दिए हैं। बट हां, यह बात क्लियर होनी चाहिए कि जो पावर है वो किस बेसिस पर डिवाइड की गई है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी लॉ बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उन पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी और अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। बैंकिंग कहां जाते हैं? बैंकिंग यूनियन में जाता है बेटा। बैंकिंग कहां जाता है? यूनियन में। ठीक है। बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो ये रीजनिंग पता चल गई आपको। अब सारी एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। देयर आर 97 एंट्रीज इनटू यूनियन। ठीक है। अब सर मान लो कोई मैटर दिया ही नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में दिया, ना स्टेट लिस्ट में दिया, ना ही कॉन्करेंट में दिया, क्योंकि ऐसा भी तो केस हो सकता है विच कैन नेवर बी फॉरसीन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब उस बारे में सोचा ही नहीं था कि इस मामले पे भी कभी लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब जीएसटी की बात आई या सर्विस टैक्स की बात आई, ठीक है, जीएसटी तो बात की बात करें, सर्विस टैक्स की बात आई, तो सर्विस टैक्स को लेकर कभी कोई लॉ था ही नहीं और इस पर कोई विचार भी नहीं दिया। उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में बात कर रखी थी, उन्होंने एक्साइज के बारे में बात कर रखी थी, उन्होंने कस्टम के बारे में बात कर रखी थी, पर उन्होंने सर्विस टैक्स की बात नहीं की थी। तो फिर ऐसे केस में जिसका कोई नहीं, उसका बच्चों पार्लियामेंट होता है। ठीक है। बट वो आर्टिकल 248 है। तो अगर ये प्रश्न है कि मान लो कोई मैटर को हमने कहीं किसी लिस्ट में लिखा नहीं है, तो बच्चों वो फिर पार्लियामेंट में जाएगा। बट उससे पहले एक और बात, ये लिखने से पहले, आर्टिकल 240 लिखने से पहले, 248 लिखने से पहले एक बात सुनना ध्यान से कि सर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है होल ऑफ इंडिया या पार्ट देयर ऑफ के लिए। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है स्टेट के मामलों के लिए और पार्ट देयर ऑफ के लिए। ठीक है। पूरे स्टेट के लिए या पार्ट देयर ऑफ के लिए। बट व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरी? अब अगर यूनियन टेरिटरी को उन मामलों पर लॉ बनाना है जो स्टेट लिस्ट में दिए, मेरी बात समझिएगा। देखो, पार्लियामेंट तो सबके लिए लॉ बना सकती है, चाहे स्टेट क्या हो क्या यूनियन टेरिटरी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट लिस्ट में दिए हुए मामलों पर लॉ बना पाएगा। करेक्ट है। अब यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता, स्टेट लेजिस्लेचर ये नहीं होता, यूटी। ठीक है। अब वहां पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो स्टेट लिस्ट में दिए हुए मामलों पर लॉ कौन बनाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पर लॉ कौन बनाएगा? वो भी कौन से वाले? स्टेट लिस्ट के, क्योंकि यूनियन लिस्ट के तो पार्लियामेंट बना देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट स्टेट लिस्ट के मामलों पर लॉ कौन बनाएगा? हाँ, अब इधर से कुछ जवाब आ रहे थे अभी, बताइए किसने जवाब दिया था पहले? अभी जवाब दिया था ना, पार्लियामेंट बनाती है लॉ। किसने? नहीं नहीं बेटा, ठीक है ऐसे। हाँ बताएं बेटा, इसका जवाब दीजिए कि यूनियन टेरिटरी में चूंकि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है और स्टेट लिस्ट के मामलों पर लॉ बनाना है, अब पार्लियामेंट तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किस बात का है? यूनियन लिस्ट का है। तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होने पर स्टेट लिस्ट में दिए हुए मामलों पर लॉ कौन बनाएगा? और दूसरी बात, यूनियन टेरिटरीज होते क्या हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं आता था जब मैं पढ़ता था, तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट शिवानी मुझे तो नहीं आता था ये कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। उस समय 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। कब? जब मैं पढ़ता था। अब मेरे हिसाब से बढ़ गई है ना? अब बढ़ गई ना बच्चों? बिल्कुल, ये बात लिखी है किसी ने, LG सैफ अली खान। बेटा LG इज पैरेलल टू द गवर्नर, पैरेलल टू द गवर्नर। ध्यान रखिएगा, अगर यूनियन टेरिटरी है और उसके स्टेट लिस्ट के मामले के मैटर हैं, तो वह भी पार्लियामेंट ही बनाती है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है जो अपन लिखेंगे। 3 पॉइंट तो अपन ने लिख लिए, चौथा पॉइंट यहां लिखेंगे बच्चों, फोर्थ पॉइंटर लिखिएगा। इन केस ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, in case of UTs, union territories, parliament make law on the matters given in state list also, given in state list also। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि वहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता, क्योंकि वहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता। ठीक है, एक और बात लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 248, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 248, residual power is vested with the parliament। residual power is vested with parliament in accordance with article 248, residual power is vested with parliament। that means if any matter is nowhere, that means neither in list 1 comma list 2 nor list 3, then parliament make law
on such matter. Parliament make law on such matter. करेक्ट है? तो क्या सीख गए हम लोग कि इंडिया में लॉ बनाने वाली सिर्फ दो ही अथॉरिटी है, वन इज पार्लियामेंट एंड अनदर वन इज स्टेट लेजिस्लेचर. हम सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं. अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ. अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया तो स्टेट पर या उसके पार्ट देयर ऑफ पर अप्लीकेबल होगा. पर पार्लियामेंट कौन से मामलों पर लॉ बना सकती है, या स्टेट लेजिस्लेचर कौन से मामलों पर लॉ बना सकता है, या फिर ये दोनों कौन से मामलों पर लॉ बना सकते हैं, ये बात कहां पर बताई गई है? आर्टिकल 246 में, जहां ये कहा गया है कि जो भी मैटर यूनियन लिस्ट में आते हैं, अर्थात लिस्ट 1 में आते हैं, उन पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली. जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, दैट इज लिस्ट 2 में, उसमें एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा. और जो कॉन्करेंट में आते हैं उन पर दोनों बना सकते हैं. कॉन्करेंट का मतलब ये होता है एक साथ दो लोग कॉन्करेंट चल रहे हैं पार. अब कोई भी मैटर यूनियन लिस्ट में, जैसे टोटल देयर आर हाउ मेनी मैटर्स? 97 मैटर्स आर देयर इनटू यूनियन लिस्ट. तो कोई भी मैटर यूनियन लिस्ट में जाएगा, ये किस बेसिस पर या किस लॉजिक पर अपन ने रखा कि हम वो चाहते हैं कि उस मामले पर जो लॉ बने वो अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया बने, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी रहे, अलग अलग ना बने. तो हमने वो मामले यूनियन में डाल दिए. ठीक है? जैसे कंपनीज एक्ट किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का. ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट. किसका मामला है? स्टेट लिस्ट का. तो ये जैसा हम चाहते हैं वैसे वैसे हमने लिस्ट में लिखते चले गए. तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जहां चाहते हैं कि भैया यूनिफॉर्मिटी भी हो पर कंट्रोल लोकल लेवल पर हो, तो हमने वो बातें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी. यूनिफॉर्मिटी हो मतलब नेशनल हो गया, मतलब यूनियन हो गया, और लोकल लेवल पर कंट्रोल हो मतलब स्टेट का, मतलब दोनों को पावर देना है. इसका मतलब वो मामला कहां जाएगा? इट विल गो टू दी कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है? फिर अपन ने बातचीत की कि मान लो किसी भी लिस्ट में कोई मामला है ही नहीं, तो फिर उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एज पर आर्टिकल 248, क्योंकि उसके पास कौन सा पावर है? रेसिडुअल पावर है. मतलब बचा कुचा जो भी हो पार्लियामेंट ले जाएगी. कोई मामला हमने नहीं लिखा तो बोले पार्लियामेंट बनाएगी. करेक्ट है? और उसके बाद अपन ने क्या बात कर ली कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, जहां स्टेट लेजिस्लेचर तो होता नहीं, तो स्टेट लिस्ट के मामलों पर भी कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट. ठीक है? ये हो गई बातें आर्टिकल 245, 246, 248 की. ठीक है? अब बच्चों आपके कुछ नोट्स हैं, जो जिनको मिल गए हैं वो ठीक है, जिनको नहीं मिले हैं, और अगर अटेम्प्ट जून है तो इंतजार करें, जून अटेम्प्ट के नोट्स मैं अलग दूंगा. दिसंबर के लिए आप चाहें तो नीचे से कलेक्ट कर लीजिएगा बच्चों. दिसंबर के लिए आप नीचे से कलेक्ट कर लीजिएगा जिनके पास भी हैं. जून वालों के लिए अलग से होंगे. ऐसा तो कोई नहीं है जिसका जून अटेम्प्ट है और नीचे से नोट्स ले लिए, क्योंकि हो सकता है गलती से दे दिए हो. ठीक है? तो लिखे तो नहीं कुछ, तो वापस दे देना उनको. ठीक है? कहना श्रेय आंसर अलग से देंगे नोट्स. चलिए आ जाइए बच्चों. लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स. ऑनलाइन वालों के नोट्स पहले फीस पेड, फिर उसके बाद 10 दिन का समय, तो यहां से डिस्पैच होना शुरू होंगे दीक्षा नागर. ठीक है? आर्टिकल 245 क्या कहता है?
एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। एक्सटेंट मतलब जुरिस्डिक्शन, वो भी टेरिटरी वाइज। कौन सा जुरिस्डिक्शन? टेरिटरी वाइज जुरिस्डिक्शन दोस्तों। एक्सटेंट, टेरिटरी या टेरिटोरियल। जुरिस्डिक्शन कहा गया पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत के लिए लॉ बना सकती है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ये बात की अपन ने। बट मैंने कहा पार्लियामेंट ऐसे भी लॉ बना सकती है जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो, मतलब उनका इफेक्ट हो सकता है इंडिया के बाहर हुई ऑकरेंसेस और इवेंट्स पर भी है। जैसे इंडिया के बाहर पैसा कमाया तो भी टैक्स इंडिया में। इंडिया के बाहर की कोई कंपनी है, करेक्ट, और उसने प्लेस ऑफ बिजनेस कहां सेट किया है? इंडिया में, तो उस पर भी हम प्रोविजन लगाते हैं हमारे एक्ट के। तो इंडिया के बाहर की कंपनी है, पर कहीं ना कहीं तो हम प्रोविजन बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट का भी कहीं ना कहीं कौन सा ऑपरेशन है बच्चों? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। ठीक है, तो यूनियन अगर बनाना चाहे तो ऐसे लॉ बना सकती है जो किसी भी तरीके से इंडिया के बाहर वाले मुद्दों को भी अफेक्ट करती है। क्लियर क्या? अब वहीं अगर अपन बात करें कि इनकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है? जो मैंने स्पाइरल में लिख दी बच्चों, वो आपको स्पाइरल में लिखते जाना है साथ साथ में। अटेम्प्ट दिसंबर हो बस, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जून अटेम्प्ट वालों के तो स्पाइरल मैंने कहा ये अलग आएंगे। बेटा ये शायद कौन से हैं? पार्ट बी तो नहीं है जया जेल का? चेक करें एक बार। ठीक है, ये जो है वो मेरे पास पार्ट 1 है। आपका अटेम्प्ट कब है? दिसंबर। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं मिला, पार्ट 2 ही दिया है। अच्छा, आपको मिल गए पार्ट दोनों। ठीक है, अब पार्लियामेंट अगर लॉ बना रही है तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स एनिमरेटेड इन लिस्ट 1, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। एनिमरेटेड मतलब जो लिखे हुए हैं। ठीक है, बट पार्लियामेंट को सिर्फ क्या यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार है? तो मेरा कहना ऐसा नहीं है। वो चाहे तो Parliament and state legislature shall also have power to make law with respect to list 3, known as concurrent list. क्लियर बात? तो पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के भी। थर्ड केस, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। कौन से मामलों पर? जो लिस्ट 2 में है, दैट इज नोन एज स्टेट लिस्ट। करेक्ट। और आखिरी बात मैंने क्या कहा कि यूटी है अगर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसका मतलब वो किसका हिस्सा नहीं होगा? स्टेट का हिस्सा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने ये, कि वैसे तो स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड है, बट देयर इज सर्टेन टेरिटरी जो उस स्टेट में नहीं आती, और जो स्टेट में नहीं आती वो फिर यूनियन की टेरिटरी हो जाती है। इसलिए उसको कौन सी टेरिटरी बोला जाता है बच्चों? यूनियन टेरिटरी। करेक्ट। पुडुचेरी, दमन दीव, ठीक है, लेह लद्दाख, यूटी है अब तो। मेरी बात क्लियर? तो जो किसी स्टेट में नहीं आती बच्चों, वो क्या कर दिया जाता है? किसका पार्ट बना दिया जाता है बच्चों? यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया जाता है। मतलब वो स्टेट में फॉल नहीं करता। देखो, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट। इसका मतलब ये कौन सी टेरिटरी हो गई?
यूनियन टेरिटरी हो गई जो किसी स्टेट का पार्ट नहीं है और उस पर भी पार्लियामेंट के पास अधिकार है, इवन इन द मैटर इज यूनियन गिवन इन दी स्टेट लिस्ट। तो अगर स्टेट लिस्ट का मामला है और वो किसी स्टेट में नहीं आती तो फिर ऐसी जगह पार्लियामेंट ही लॉ बना देगी। अब प्रश्न ये आया कि भैया टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज किसमें कितनी है, तो 97 एंट्रीज आर देयर इनटू यूनियन लिस्ट। कितनी है टोटल? 66 एंट्रीज हैं बच्चों स्टेट लिस्ट में और 47 टोटल एंट्रीज है कॉन्करेंट लिस्ट में। अपने को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बट किस बेसिस पर कौन सा मैटर कहां गया है वो बेसिस तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम चाहते हैं कि लॉ एक जैसा हो पूरे देश में, यूनियन में डाल दिया। हम चाहते हैं कि कंट्रोल लोकल लेवल पर हो तो हमने स्टेट में डाल दिया। और तीसरा हमने कहा कि लॉ एक जैसा हो बट कंट्रोल लोकल लेवल पर हो तो फिर हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। और ये रीजनिंग बच्चों देखो, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं? दो सब्जेक्ट विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और जहां नेशनल कंट्रोल चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो वो सब हमने यूनियन लिस्ट में डाल दिए। ऐसे मैटर्स विच आर ऑफ लोकल और रीजनल इंटरेस्ट और लोकल कंट्रोल इज मोर एक्सपीडियंट तो हमने वो स्टेट लिस्ट में डाल दिए। और ऐसे मैटर्स जो लोकल इंटरेस्ट है बट यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए तो वो हमने कहां डाल दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। बरोबर है? अगर ये नोट्स हो सकता है दिसंबर अटेम्प्ट वाले नोट्स में ये नहीं हो हिस्सा है, ठीक है। फिर एंट्रीज कितनी तो मैंने बता दिया, देखो डिफेंस ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, ये सब किसके मामले हैं? यूनियन के। फिर मैंने कहा पुलिस, प्रिजन, हेल्थ, ये किसके मामले हैं? स्टेट के। फिर मैंने आपको कहा क्रिमिनल लॉ किसका पार्ट है? ठीक है। बैंकिंग का मुझसे प्रश्न पूछा था, बैंकिंग देखो ये रहा यूनियन लिस्ट का पार्ट, ठीक है। अब आगे की बात बच्चों, एक आर्टिकल 248 और समझ लो। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनिमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और इवन यूनियन में भी नहीं है। यूनियन में होता तो वो बना ही देती, पर ना यूनियन में है, ना स्टेट में है, ना ही कॉन्करेंट में है। तो फिर पावर तो कहां जाएगा बच्चों? पार्लियामेंट के पास ही जाएगा। और इसे हम कौन सा पावर कहते हैं? रेसिडुअल पावर। व्हाट इट इज नोन एज? रेसिडुअल पावर। बताओ यहां तक कोई प्रश्न? एनी डाउट टिल हियर? सर फुल स्क्रीन नहीं आ रही, मैंने देखा नहीं बेटा अवधि ने, तो मैं चेंज कर देता, पर ठीक है अब मैं देख लूंगा एक बार। सब पार्लियामेंट करेगी बेटा, ठीक है, तो वहां सब मामला खत्म हो जाता है उनका। अब बात आई वहां गवर्नर नहीं होता, फिर पार्लियामेंट का ही एक व्यक्ति अपॉइंट होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, उसे कहते हैं एलजी, ठीक है। बोलो बच्चों, पढ़ा हुआ है क्या एलजी? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जैसे स्टेट में कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। यूटी में कौन होता है? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। सर यूनिफॉर्मिटी बता दें एक बार और ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या? कि एक जैसे प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, और अब चाहे वह इंदौर का हो, चाहे वह उज्जैन का हो, चाहे वह मुंबई का हो, चाहे वह पुणे का हो, हम चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों में स्टाम्प ड्यूटी एक ही ली जाए, भले वो कहीं के भी हों। एक महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजराती को ट्रांसफर करता है, एक गुजराती एमपी वाले व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, स्टाम्प ड्यूटी सेम रखी जाएगी।
तो फिर उस पर लॉ कौन बना दे? पार्लियामेंट बना दे, जो इररिस्पेक्टिव कि कहीं के भी व्यक्ति हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करेगी। तो वो फिर बच्चों कहां पे जाएगा? यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पर यूनियन लिस्ट में जाएगा। ठीक है, पर हम कुछ ऐसे मामले चाहते हैं जिसमें जो कलेक्शन हो टैक्स का, स्टाम्प ड्यूटी का, कुछ मामलों में वो स्टेट के पास हो, तो वो मामले हमने कहां डाल दिए? फिर स्टेट लिस्ट में, कि भैया ये वाला टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट करेगा। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर जितना भी बच्चों टैक्स लगता है, ठीक है, वो कौन हैंडल करता है? स्टेट गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट हैंडल नहीं करती। इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती है, वो इनकम में जोड़ी नहीं जाती। कारण, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम कौन देखता है? स्टेट देखता है, और बाकी सब मामले कौन देखता है? पार्लियामेंट देखती है। तो वो बोलती है कि इनकम में हमारे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आएगी। ये खास बात है। ठीक है, कुछ और प्रश्न हो तो पूछो। यहां तक क्लियर बात कि कौन कहां तक लॉ बना सकता है और किस तरह से इन सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड किया है। आपके सिलेबस में यह भी है बच्चों कि पार्लियामेंट किस तरह से लॉ बनाएगी। मतलब पहले वो राज्यसभा में आएगा बिल के रूप में, फिर वहां से उसे पास कर दिया तो वो लोकसभा में आएगा, या लोकसभा में पहले आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, और उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट अपने साइन करेगा। तो वो पूरी प्रोसीजर भी है हमारे सिलेबस में कि किस तरह से लॉ बनाया जाता है। पर पहले अपन ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है क्या? यहां तक दीपिका उपाध्याय, पारुल राइकवाड़, वरुण, अश्मित वर्मा, कोई प्रश्न हो तो पूछें। एक आखिरी प्रश्न, सर अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया और इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो विच वन शैल प्रिवेल? अब सुनना मेरी बात, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कौन से मैटर्स पर होगा? ये बहुत खास है। एक रोड है जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट जा रही है, स्टेट लेजिस्लेचर जा ही नहीं रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? नहीं। एक ऐसा मैटर है जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जा रहा है, पार्लियामेंट नहीं जा रही, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? पर अगर एक ऐसा रोड है जिसमें पार्लियामेंट भी जा रही है और स्टेट लेजिस्लेचर भी जा रहा है, तो यहां पर पॉसिबिलिटीज है कि क्लैश होगा। तो क्लैश कहां पॉसिबल है? यूनियन लिस्ट के मैटर पर नहीं, क्योंकि वहां तो सिर्फ पार्लियामेंट बना रही है, तो कोई क्लैश होना ही है। स्टेट लिस्ट के मैटर पर नहीं, क्योंकि वहां तो सिर्फ, बट अगर कॉन्करेंट लिस्ट है तो हो सकता है पार्लियामेंट कुछ और बोले और स्टेट कुछ, तो कॉन्फ्लिक्ट तो सिर्फ तभी हो सकता है बच्चों जो मामला कौन सा है? कॉन्करेंट लिस्ट का है। इन दैट केस इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भैया किसको महत्व दिया जाए। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, conflict between parliament and state legislature in respect of the matters which are in concurrent list, in respect of the matters which are in concurrent list। मेरी बात समझ में आई? कॉन्करेंट लिस्ट क्यों लिखी है ये बात तो क्लियर है। क्या बोला मैंने कि क्या किया जाए इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर? कौन से मैटर पर? ठीक है,
आंसर क्या देंगे? डेफिनेटली आपने सही बोला बच्चों कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया, इट शैल ऑलवेज हैव प्रायोरिटी। पार्लियामेंट के लॉ पर हमेशा पार्लियामेंट को प्रायोरिटी मिलेगी, ओवरराइड कर जाती है पार्लियामेंट। पर क्या सर ऐसा केस हो सकता है कि स्टेट पार्लियामेंट के अगेंस्ट जा सकता है? अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो प्लीज बताइए। इसका कोई जवाब आपके पास हो कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है कॉन्करेंट लिस्ट पर ऐसा मामला बना सकती है जो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को ओवरराइट करेगा। ऐसा कोई जवाब है? वरुण, is there any answer which provides that the law made by state legislature even on the matter which is in concurrent list can override law made by parliament? अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले तो लिखो यहां पर आंसर, the law made by parliament shall always prevail. Law made by parliament shall always prevail. But in case assent of president has been obtained, assent of president has been obtained on the law made by state legislature, then such law of state legislature shall prevail. Such law of state legislature shall prevail even if it conflicts with law of parliament. ये जो भी लिखा है एक बार पढ़ो, फिर बात करते हैं। एक बार खुद से पढ़ो। वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? कॉन्करेंट लिस्ट की बातचीत चल रही है, स्टेट की तो बात ही नहीं चल रही है, क्योंकि स्टेट में तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं। यूनियन लिस्ट की बातचीत भी नहीं हो रही, क्योंकि उसमें तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पर जहां दोनों के पास पावर है तब दिक्कतें हैं, एक कुछ और बोल रहा है और एक कुछ और बोल रहा है। तो वैसे तो हमेशा लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल प्रिवेल, बट एक एक्सेप्शन है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए इस लॉ पर हमने प्रेसिडेंट की असेंट अर्थात कंसेंट ले ली, अनुमति ले ली, तो उस स्टेट में फिर पार्लियामेंट का लॉ नहीं चलेगा, फिर किसका चलेगा? स्टेट लेजिस्लेचर का चलेगा। तो यही एक एक्सेप्शन है जहां स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। और ये बात कहां लिखी हुई है? कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 254, आर्टिकल 254 की, ठीक है। अब आर्टिकल 254 अपने को पढ़ना है। दीक्षा खंडेलवाल सर, कैन यू प्लीज रिपीट? दीक्षा खंडेलवाल, गौर फरमाइएगा आप।
मामला, पहली बात, यूनियन लिस्ट का नहीं है। दूसरा, मामला स्टेट लिस्ट का भी नहीं है, मामला है कॉन्करेंट लिस्ट का, क्योंकि यहां पर दोनों को पावर है लॉ बनाने का। अब हो सकता है वो क्रिमिनल मामला हो। किसका मामला हो? क्रिमिनल मामला हो, और दोनों को लॉ बनाने का पावर है, तो बना दिया दोनों ने। अब पार्लियामेंट कुछ और कहती है और स्टेट कुछ और कहता है, तो बोले कि पार्लियामेंट हमेशा प्रिवेल करेगी। कि कौन प्रिवेल करेगा? वही नियम भी है। बट क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो प्रिवेल कर जाए? तो फिर अनुभव जैन आर्टिकल 254 इसका एक्सेप्शन बताता है। क्या कहता है वो? कि एक काम करो, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना दिया, जो कॉन्फ्लिक्ट खा भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट की इस पर कंसेंट ले लो। क्या ले लो? कंसेंट ले लो, काम हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपका लॉ चलने लग जाएगा पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर। ठीक है, अब पढ़ो आर्टिकल 254, फिर बात करेंगे। अब बताना बच्चों, ये दिख रही है कि नहीं स्क्रीन पूरी? आर्टिकल 254, शुरुआत के 2 आर्टिकल, तीसरा मत पढ़िएगा अब। If any provision of law made by legislature of state is repugnant मतलब conflicting, हम कुछ और वो कुछ और, to any provision of law made by which parliament is competent to enact, or to any provision existing law with respect to one of the matters enumerated in, करेक्ट है? मतलब ये क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात। एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब लॉ किसने बनाया? इज रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विथ विच पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट। मतलब कौन सा मामला हो गया? कॉन्करेंट का, जहां पर स्टेट ने तो बनाया और पार्लियामेंट ने भी बनाया। और एनी प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले के मामले। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स एनमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, देन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2, जो अपन यहां देखेंगे, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट shall prevail and the law made by legislature of state to the extent of repugnancy be void। तो किसका लॉ प्रिवेल कर जाएगा बच्चों? पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा, और यही अपन ने कॉपी में लिखा भी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस बात का एक एक्सेप्शन है, जो कहां दे रखा है? क्लॉज 2 में। इसलिए उसने क्या कहा? सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, मतलब क्लॉज 2 में कोई ऐसी बात है, उसको ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना। When law made by legislature of state with respect to one of the matters enumerated in concurrent list contain any provision repugnant to provision of earlier law made by parliament or existing law, then law so made by legislature of state shall, if has been reserved for consideration of president and has received his assent, prevail in the state। ठीक है, तो किसका लॉ प्रिवेल कर जाएगा? स्टेट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा, बस शर्त है आपने किसका कंसेंट ले लिया हो, एसेंट ले लिया हो, प्रेसिडेंट का कंसेंट ले लिया हो। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या यहां तक कोई आपत्ति विपत्ति? तोशी जैन, सैफ अली खान, रिदम अग्रवाल, ये सब बच्चे तो मिलते रहते हैं। राग विजय वर्गीय, प्रियम जैन, प्रसुक जैन तुम कल आए थे, आज ऑनलाइन हो गए। देखो यार, मुझे याद रहता है ना? तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, थोड़ा सा
मेरे को हल्के में मत लेना बेटा। दशहरे पे जन्मा हूं मैं। नहीं, उधर रावण मरा और इधर मैं ही जन्मा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं प्रिय बालिका, कोई प्रश्न? चलिए, अब हेडिंग बदलिए। केसेस ऑब्लिक सिचुएशंस, cases oblique situations wherein parliament can also make laws parliament can also make laws even on matters given in state list। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें हम, भले ही मामला कहां दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट में, किसका एक्सक्लूसिव पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर का, फिर भी पार्लियामेंट वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर पार्लियामेंट का इंटरवेंशन कहां हो सकता है बच्चों? स्टेट लिस्ट के मामलों में भी हो सकता है। और वो सिचुएशंस हमें समझनी है कि व्हाट आर द केसेस इन विच सच पावर इवन गिवन टू दी state legislature specifically exclusively then as well can be exercised by the parliament। ठीक है, बोलो बच्चों, हाँ या ना? पार्लियामेंट क्या होती है ये पढ़ा था क्या सीएसडब्ल्यूटी में? नहीं, अरे था भाई। सर सीएसडब्ल्यूटी में आपने बोला पढ़ा था, पढ़ा तो था ही नहीं ना। इट वॉज देयर, मेरे हिसाब से तो था, मुझे पता नहीं, मैं तो सिलेबस भी नहीं पता मेरे को। नहीं, हाँ, आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्च करो क्या है। आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्च करो एक बार। मोबाइल को कहीं तो सही जगह यूज करें। मेरे हिसाब से तो यही है, एक बार देख तो अनुभव। अनुभव जैन क्या कह रहा है ये आर्टिकल? बताओ, सर्च करने को कहा हमने गूगल पे, यूं तो क्लास में मोबाइल पे मोबाइल चलाते हैं। नहीं क्या, क्या कह रहा है? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मतलब अंग्रेजी में बोले इसे तो फिर राज्यसभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा है वो। अब दो ही तो होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। मेरे हिसाब से ये तीनों हैं, देखो जरा। कोई बात नहीं बच्चों, अब एग्जीक्यूटिव में आ गए हो, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे अपन सब मिलके। मैं भी सीखूंगा ही डेफिनेटली, मेरे को भी इतना आता नहीं है, पर
मिलकर तो सीख ही सकते हैं अमन पटेल, है ना। मैं भी विद्यार्थी हूं। क्या हूं मैं? विद्यार्थी, विधि का विद्यार्थी। विधि मतलब कानून। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों आर्टिकल 249 की, ठीक है। अब सिर्फ सुन लो। मामला दोस्तों भले ही केसरवानी स्टेटलेस का हो। किसका हो बेटा? स्टेटलेस का हो। अगर राज्यसभा ने, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, अगर 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास कर दे कि भैया ये वाला मामला है, आप पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाए। क्या बनाए? मतलब समझिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया 2/3 की मेजोरिटी से। 2/3 की मेजोरिटी मतलब जितने भी प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनके 2/3 ने हाँ कर दिया कि भैया हाँ, इस मामले पर कौन लॉ बना दे? पार्लियामेंट। भले ही मामला कौन सा है? स्टेट का है, तो भी चूंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने या राज्यसभा ने यह पावर किसको दिया है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट इस पावर को एक्सरसाइज करके बच्चों क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है, इवन ऑन द मैटर्स गिवन इन स्टेट लिस्ट। ठीक है साहब, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि स्टेट लिस्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट खुद बोल रही है तो पार्लियामेंट लॉ बना देगी। कौन से मैटर्स पे? जो स्टेट लिस्ट के थे, जिस पर वास्तविकता में तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार ही नहीं था, बट अब आ गया है। अब ये लॉ जो बनाया गया है, हाउ लॉन्ग विल इट रिमेन? ये लॉ जो है कब तक इफेक्ट में रहेगा? जो किसने बना दिया? पार्लियामेंट ने। तो शिवानी क्या प्रोविजन है इसके लिए? इसके लिए प्रोविजन ये है बेटा कि जिस दिन ये रेजोल्यूशन अपना इफेक्ट खत्म कर देगा, जिस दिन ये रेजोल्यूशन अपना इफेक्ट खत्म कर देगा, इफेक्ट सुनना यहां पे कंफ्यूजन होता है, उससे 6 महीने तक लॉ वैलिड है। अब प्रश्न यह है कि रेजोल्यूशन का इफेक्ट कब खत्म होगा? क्योंकि रेजोल्यूशन का इफेक्ट जब खत्म होता है उसके बाद से अगले 6 महीने तक लॉ चलता है, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो प्रश्न है ये रेजोल्यूशन कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा रेजोल्यूशन मैक्सिमम 1 साल के लिए चलेगा। कितने साल के लिए चलेगा रेजोल्यूशन? 1 साल तक चलेगा। और 1 साल तक के लिए चला, उसके 6 महीने के बाद खत्म होगा। करेक्ट है? अब सुनना मेरी बात, क्या इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है? हाँ, 1-1 साल करके आप जितना चाहें उतने साल बढ़ा सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1 साल, ठीक है, बढ़ाया गया तो 2 साल, फिर बढ़ाया गया तो 3 साल, फिर बढ़ाया गया तो अब उसके बाद बढ़ाया नहीं, तो फिर 4 साल खत्म हो गए, उसके बाद 6 महीने और रहेगा और लॉ खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? फिर से मैंने क्या कहा? जब तक रिजोल्यूशन वैलिड है तब तक तो लॉ वैलिड है ही, उसके बाद अगले 6 महीने तक और। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कब तक वैलिड है बच्चों? 1 साल। अगर आप इस रिजोल्यूशन को फिर से अगली बार फिर पास कर देते हैं तो फिर 2 साल, मतलब अगले 1 साल और, फिर रिजोल्यूशन पास कर दी तो अगले साल और। तो इस तरह से बच्चों इस पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक ये बढ़ाया जाएगा तब तक तो बढ़ेगा ही, और जिस दिन खत्म होगा उसके 6 महीने के बाद ये लॉ खत्म। तो ध्यान रखिएगा, लॉ की वैलिडिटी रेजोल्यूशन की वैलिडिटी पर डिपेंड करती है कि रेजोल्यूशन कब तक वैलिड था। जो मिनिमम नहीं, मिनिमम तो नहीं बोले, एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। किसकी मेजोरिटी से? 2/3 की मेजोरिटी से, जिसे ओआर पास होता है ना मेजोरिटी से, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे बहुत तरह की मेजोरिटी लगती है, सिंपल मेजोरिटी भी लगती है, स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है, जहां जैसी आएगी मैं वैसी बात करूंगा। लेकिन यह है आर्टिकल तुम्हारा कौन सा? 249। ठीक है, तो 249 लिखते हैं, मतलब पढ़ते हैं एक बार, फिर लिखवा देता हूं। एक बार पढ़िए आर्टिकल 249 का 1 और 2 तो पढ़ ही लो। 1 और 2 पढ़ लीजिए।
20 भी पढ़ लेना। सीएम मोदी अभी बैच में है यहां पर? ठीक है। अरबा? ठीक है। नवल? भूपेंद्र विश्वकर्मा? नयन पाटीदार? सार्थक चौधरी? शायद ऑनलाइन है ये। अभिजीत मंडलोई? निखिल मौर्य? प्रसुख जैन को मैं जानता हूं, ऑनलाइन है। सुमुख? अच्छा ठीक है। उर्दवर्षे? एक मेरा दोस्त था यार, अब तो नहीं है बट था। गौरव शर्मा? नोवेर? रविश सेन? प्राची पांचाल? नहीं है। याशिका सिंधवानी? दिशा खंडेलवाल ऑनलाइन है। साक्षी चौहान? अच्छा साक्षी चौहान। जानवी ऑनलाइन है। सुहाना करोड़ी? अब अनीम प्रताप सिंह, ठीक है यार मेरा नाम मुझे एक बार बताना। आयुष अग्रवाल और करुण कुमरावत, ठीक है। और ऑनलाइन कौन कौन है जो मैंने नाम बताया उनमें से? दीक्षा खंडेलवाल वॉज ऑनलाइन, ठीक है। लिखिएगा आर्टिकल 249 सबसे पहला। हेडिंग डलवा दी थी ना मैंने, हेडिंग डलवा दी थी ना, कॉमन हेडिंग है ये। सबसे पहला लिखे इसमें आर्टिकल 249, सबसे पहला पॉइंटर लिखे इसमें आर्टिकल 249। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज on the matters given in state list, on the matters given in state list। अब बॉल पेन चेंज करना। इन पब्लिक इंटरेस्ट, कहां? इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब जो भी पावर एक्सरसाइज हो रहा है सक्सेना, इन पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? वेयर काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट याद ना रहे तो ब्रैकेट में राज्यसभा लिख देना। वेयर काउंसिल ऑफ स्टेट पास रिजोल्यूशन with majority of 2/3, with majority of 2/3 present and voting, present and voting, present and voting, to authorize Parliament to make law on the matter given in state list, comma, in exercise of such power
पार्लियामेंट में मेक लॉ। ड्यूरिंग वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन। लॉ कब तक बनाया जा सकता है? जब तक रेजोल्यूशन वैलिड है। वैलिड है, वैलिड कब तक? 1 साल। ठीक है, आगे और द वैलिडिटी नहीं, लिखो द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन। पैराग्राफ चेंज करा कर बेटा नयन, पैराग्राफ चेंज मतलब लाइन छूटनी चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन may be further extended but not more than 1 year at a time. Not more than 1 year at a time. फिर आयुष अग्रवाल पैराग्राफ चेंज करो। Such law so made by parliament such a law made by the parliament shall remain valid. Such a law made by the parliament shall remain valid for the period of 6 months from cessation of resolution. जिस समय से रेजोल्यूशन खत्म उससे 6 महीने। तो 2 अलग अलग बातें हैं बच्चों। जब तक रेजोल्यूशन वैलिड है तब तक तो आप लॉ बना सकते हो और तब तक तो लॉ हमेशा चल ही रहा है, जब तक रेजोल्यूशन वैलिड है। जैसे रेजोल्यूशन खत्म हुए उसके बाद अगले 6 महीने तक लॉ चलेगा। करेक्ट है? तो रेजोल्यूशन इज वैलिड फॉर 1 year एट अ टाइम एंड लॉ इज वैलिड फॉर 6 months आफ्टर सीजेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल एक बार आर्टिकल कौन सा 249 पढ़ कर आना। ठीक है, कल ये हेडिंग खत्म करेंगे और उसके बाद बच्चों अपन बात करेंगे 3rd हेडिंग की इसी में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। आज के लिए बस समय हो गया क्या? हो गया। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन। कल मेन बैच ऑफ है तो हो सकता है आपकी बैच का टाइम चेंज हो, तो अपन अर्ली मॉर्निंग मिलें तो चलेगा ना? अर्ली मतलब 8 o'clock। ठीक है, चलेगा? कोई बाहर से तो नहीं आते? ठीक है, कहां से आते हो? महू से तो 8 बजे आ जाते हैं बच्चे। एक आता है महू से अपना यहाँ, कौन? मुर्तजा सैफी। मुर्तजा सैफी आता है महू से। ठीक है भाई, तो आना पड़ेगा। ठीक है ना केसरवानी? चलिए, आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन दोस्तों। सर वो उधर भी क्लास चलती है तो फिर क्या करें? कल 8 बजे रहेगी क्लास। अभी ऐसा मैं नहीं कह रहा, हम बताएंगे तो उसके हिसाब से आप आएंगे। ठीक है, चलिए, शुभ दिन।